नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अमित पटेल, श्री अजय गजेरा इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी स्कूल हिंदी शिक्षक आपके सामने प्रथम सत्रांत परीक्षा से पहले हिंदी विषय के कुछ व्याकरण के कुछ टॉपिक लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे टॉपिक है भाववाचक संज्ञा, कर्तृवाचक संज्ञा, विशेषण, उपसर्ग और प्रत्यय। कोई भी वाक्य रचना बनानी हो उसके लिए व्याकरण की जो सुविधा हमें दी है कामता प्रसाद गुरु ने, तो वो हमें समझना चाहिए। हिंदी विषय में लिखना, जोड़नी की समस्या से अगर छुटकारा पाना है तो व्याकरण के ऊपर हमें थोड़ा भार देना चाहिए। इसलिए मैं ये 5 विषय आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा पहला टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। अब संज्ञा यानी नाउन, संज्ञा न होती तो कोई किसी व्यक्ति को पहचान पाता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम अमित है। अब मैं जिस क्लास में पढ़ाता हूँ, अभी अगर सभी बच्चों का नाम अगर अमित होता तो मुझे आइडेंटिफाई करना है, किसी को रिमार्क लेना है या एग्ज़ाम लेनी है या कुछ भी, तो सभी का नाम अगर अमित होता तो कौन से अमित को बुलाया वो बिल्कुल समझ के बाहर रहता। इसलिए संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, हमें जो शब्द दिया है, हमारा नाम जो मिला है, वो हमारी एक पहचान है। तो भाववाचक संज्ञा के अंदर क्या करना है, तो पहले उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा कोई भी पदार्थ, उसकी गुण, उसकी दोष, उसकी अवस्था, उसकी दशा और मन के भाव, जो शब्द हमें बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, तो बच्चा जो होता है वो अवस्था हमें आइडेंटिफाई करनी है, तो उसे हम कहते हैं बचपन। मित्र का मित्रता हुआ है तो पीछे प्रत्यय का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। शॉर्टकट की बताए इसकी कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनानी है शब्द में से और वाक्य में से कैसे उन्हें पहचानना है। तो मीरा श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, तो यहाँ पे सीधा वाक्य आप पढ़ो तो मीरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, श्री कृष्ण भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोजन हुआ है। लेकिन जो प्रेम शब्द है वो हमारे मन के भाव से के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ प्रेम शब्द जो आएगा वो भाववाचक संज्ञा गिनी जाएगी। अगर 10th स्टैंडर्ड में आप स्टडी कर रहे हो, 10वीं कक्षा में, तो वहाँ पे बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो वहाँ पे वर्ड दिया है जैसे बच्चा, तो बच्चा जो है वो अवस्था में हमें परिवर्तित करना है। तो बच्चा यानी वो अवस्था कौन सी है, तो उसे हम कौन से नाम से जानते हैं, बचपन। तो बच्चा, उसके सामने आपने लिख दिया बचपन, तो आपने वो भाववाचक संज्ञा बनाई है। शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें तो ई, इक, इयत, ता, पन जैसे जो शब्द है वो शब्द के पीछे प्रयोग करके प्रत्यय लगा के जो नया शब्द बनता है वो सीधा भाववाचक संज्ञा में जाएगा। तो ये छोटी सी ट्रिक है, आशा रखता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में हमने जान लिया। यहाँ पे कई सारे मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे बच्चा तो बचपन, मित्र तो मित्रता, माँ तो ममता, ठंड तो सर्दी, ई प्रत्यय का यहाँ पे प्रयोजन हुआ है। बच्चा में बचपन, पन प्रत्यय लगा हुआ है। बूढ़ा तो बूढ़ापा, तो पा प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। ज़्यादातर भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय यानी शब्द के पीछे ही आपको कोई शब्द विशेष लगाना है और भाववाचक संज्ञा आपको बनाना है। आगे कर्तृवाचक संज्ञा। कर्तृवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्या है उसकी परिभाषा और क्यों कर्तृवाचक संज्ञा इतनी महत्वपूर्ण है और कैसे उसे हमें समझना है। तो पहले जानने से पहले हम उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे कि उसकी परिभाषा क्या है, कि कर्तृवाचक संज्ञा एक्चुअल में किसे कहते हैं।
कर्तृवाचक संज्ञा यानी कर्ता, कर्तु का अर्थ होता है कर्ता, वाचक कर्म करने वाला यानी जो काम करता है। जैसे मेरा काम है, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा काम क्या है? शिक्षा। तो शिक्षा देने वाला तो कर्ता में परिवर्तित, कर्म कौन करता है शिक्षा देने का? तो शिक्षक। तो जो शिक्षक शब्द आया वो कर्तृवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कोई भी शब्द हो उसे आपको कर्म करने में परिवर्तित करना है। कर्तु का शाब्दिक अर्थ है कर्ता अर्थात कर्म करने वाला। वे शब्द जो किसी काम के करने वाला का बोध कराते हैं, यानी जो कोई कार्य करता है उसका आपको परिचय देता है, उसे हम कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुनाह करने वाला, जैसे गुनाह शब्द आया 10वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हो और जीएसईबी बोर्ड के प्रश्न पत्र में आपके पास कर्तृवाचक संज्ञा बनाई है, उसमें गुनाह शब्द आया तो आपको सीधा वो गुनाह, तो गुनाह करने वाला, तो आपके सामने सीधा वर्ड आएगा गुनहगार, कि गुनाह कौन करता है उसे कहते हैं गुनहगार। अपराध, तो अपराध करने वाला अपराधी। यहाँ पे कई सारे मैंने उदाहरण भी दिए हैं। जैसे उत्पन्न, उत्पन्न करने वाला तो उत्पादक, कला दिखाने वाला कलाकार, निर्णय लेने वाला निर्णायक, सुधार करने वाला सुधारक। तो आशा रखता हूँ कि आप लोगों को कर्तृवाचक संज्ञा के बारे में कुछ समझ आई होगी। आगे मेरा तीसरा टॉपिक है विशेषण। शब्द के अंदर, शब्द या संज्ञा के अंदर कोई भी प्रयोजन हुआ हो उसमें सर्वनाम की विशेषता। जैसे घोड़ा, घोड़ा यहाँ पे एक संज्ञा के रूप में लिया गया है, तो उसकी विशेषता बताई है। तो घोड़ा तेज भागता है, तो तेज शब्द क्या है? तेजी से भागना, ये उसकी विशेषता है। विशेषण कैसे प्रयोजन होते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो उदाहरण में मैंने लिखा है, तो संज्ञा कौन है? फूल। उसकी विशेषता क्या बताई है? तो फूल क्या है? सुंदर है। फूल तो है ही, लेकिन वो फूल कैसा है? सुंदर है। तो यहाँ सुंदर शब्द फूल के आगे जो प्रयोजन हुआ है तो संज्ञा की विशेषता वो दर्शाता है। तो ऐसे शब्दों को आपको आइडेंटिफाई करना है। पहले संज्ञा ढूंढनी है आपको, फिर उसके आगे जो शब्द प्रयोजन हुआ है वो उसकी विशेषता वाला शब्द होगा। तो ये शॉर्टकट की के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो। 10वीं कक्षा में अगर कुछ कहा जाए तो वहाँ पे कुछ प्रश्न अलग तरीके से पूछे जाते हैं। बोर्ड की एग्ज़ाम में प्रश्न ऐसा होता है कि निम्नलिखित शब्दों के विशेषण लिखिए। तो जो शब्द दिया है आपको उसे विशेष बनाना है। जैसे सुंदर शब्द, तो सुंदर शब्द पहले से विशेषण तो है, लेकिन आपको उसे और विशेष्य बनाना है। तो क्या लिखोगे आप? तो यहाँ पे भी सीधा इंटेंस है कि पहले आगे उपसर्ग लगा के देखिए और पीछे प्रत्यय लगा के लिखिए। तो सुंदर, तो असुंदर, असुंदर शब्द भी यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयोजित होता है। और सुंदरता, ता प्रत्यय भी लगता है। तो आपको ये दोनों में से अगर किसी को चुनना है तो आपको कौन से शब्दों को चुनना है? पहला प्रेफरेंस जाएगा प्रत्यय लगा हुआ शब्द। तो यहाँ पे असुंदर से सुंदरता शब्द ज़्यादा विशेष है, क्योंकि असुंदर यानी वो अपोजिट अर्थ दर्शाता है, तो वो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। उससे अच्छा है प्रत्यय लगा हुआ शब्द सुंदरता, तो ये उसकी विशेषता दर्शाती है। तो सुंदर शब्द की विशेषता हो गई सुंदरता, तो ये विशेष शब्द बन गया। तो मेरा तीसरा टॉपिक यहाँ पे पूर्ण हुआ। चौथा टॉपिक आपके सामने है उपसर्ग। उपसर्ग, अब इसकी परिभाषा आपको जाननी है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो एक शॉर्टकट की मैं आपको समझाऊं, उ यानी आगे। तो यहाँ उप और सर्ग, उप यानी आगे और निकट, और सर्ग यानी पास बैठकर। तो यहाँ पे एक परिभाषा इतनी तो क्लियर होती है कि किसी भी शब्द के आगे कोई भी एक शब्द लगाकर जो शब्द आपको दिया है, जो विशेष बनता है, उसे हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। दो शब्द के योग से ये बनता है। उप का अर्थ होता है समीप यानी नज़दीक, सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना। तो
तो उपसर्ग का अर्थ ऐसे देखा जाए तो पास में बैठा कर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। कोई भी शब्द के पास में आगे लगा कर एक शब्द आगे आपको लगाना है और दूसरा जो नया अर्थ वाला शब्द बनता है उसे हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। तो उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती है। कौन सी है? तो उपसर्ग की विशेषता में जैसे बल शब्द दिया है, बल शब्द दिया है और आपको प्रश्न पत्र में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो कई सारे विद्यार्थी उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज होते हैं। मैंने पहले ही शॉर्टकट की में आपको समझाया। उ यानी आगे, यहाँ पे आपको पीछे देखना ही नहीं है, कोई शब्द ऐड करना नहीं है। तो बल शब्द एग्जाम्पल के रूप में आया तो आगे आप कौन से शब्द लगा सकते हो? तो स प्लस बल तो सबल, प्र जमा बल तो प्रबल। तो ये शब्द डिक्शनरी में है। तो जो शब्द हमने सुने हैं, हमने जाने हैं, हम उसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं और डिक्शनरी में अवेलेबल है, ऐसे शब्द का प्रयोजन करना होता है। जो नया शब्द बनता है उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। फिर आप ऐसा सोचोगे कि कोई भी शब्द आगे लगा दो, आगे ही शब्द लगाना है तो कोई भी शब्द लगाकर मैं बना सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। वो शब्द की प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पे प्र प्लस बल, प्र प्लस की निशानी हिंदी में जमा के नाम से जानते हैं। तो प्र जमा बल, इसको ज्वाइन करें तो प्रबल शब्द बनता है। यहाँ पे शासन, तो आगे मैंने शब्द जोड़ा है अनु प्लस शासन, तो अनुशासन शब्द का प्रयोजन हुआ है। तो ऐसे उपसर्ग वाला शब्द बनता है। कोई भी शब्द के आगे आपको शब्द जोड़ना है। अब मेरा अंतिम टॉपिक है प्रत्यय। उपसर्ग हमने जान लिया, उ यानी आगे। अब प्रत्यय उसके विपरीत है। प्र यानी पीछे, एक शॉर्टकट की है। उ यानी आगे, प यानी पीछे। तो प्रत्यय यानी कोई भी शब्द आपको दिया है उसके पीछे आपको प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय 5 ही है, ई, इक, इयट, पन और टा। ये 5 प्रत्यय है। शब्द के पीछे आपको उसे लगाना है और कोई विशेष शब्द बनाना है। तो जो शब्द के अंत में कोई एक शब्द लगाकर उसमें जो परिवर्तन आता है और उसमें शब्द के अंदर जो अर्थ में विशेषता उत्पन्न होती है, हम उसे प्रत्यय के नाम से जानते हैं। शब्द पर गौर करना। कोई भी शब्द के अंत में, अंत यानी पीछे, उपसर्ग में क्या था? आगे शब्द लगाना है। प्रत्यय में उसके विपरीत कि अंत में कोई भी शब्द लगाकर, कोई भी प्रत्यय लगाकर आप उसके अर्थ में परिवर्तन करो और शब्द की विशेषता और बढ़ाओ, उसे हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं। मैंने यहाँ उदाहरण के रूप में लिया है, जैसे ऊंचा। तो ऊंचा शब्द 10वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हो और प्रत्यय लगाइए, ऐसा कुछ आया, या 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हो और ऊंचा शब्द आपके एग्ज़ाम पेपर के अंदर पूछा गया। तो ऊंचा शब्द, तो पीछे कौन सा ऐसा शब्द लगा सकते हो कि उसकी विशेषता बढ़ जाए? तो ऊंचा, तो पीछे इस प्रत्यय लगाओगे आप तो उसका सीधा अर्थ निकलेगा ऊंचाई। तो यहाँ पे ऊंचाई शब्द, ई शब्द लगाने से पीछे हमने प्रत्यय यूज़ किया तो शब्द की विशेषता बढ़ गई। तो ऐसे शब्द विशेष बनते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे समान, तो समानता, ता प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द का अर्थ कुछ विशेष हो जाएगा। समाज, तो इक प्रत्यय लगा के हम उसमें शब्द की विशेषता बदल सकते हैं। जैसे सामाजिक, तो यहाँ समाज शब्द से सामाजिक शब्द, तो दोनों की विशेषता में परिवर्तन हुआ है। तो जो शब्द की विशेषता ज़्यादा बढ़ाता है और अंत में जो शब्द जॉइंट होता है उसे हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं। इंसान, तो इंसानियत। तो ऐसे हम प्रत्यय लगाकर नए शब्द के अर्थ में नई विशेषता हम दर्शा सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये 5 विषयों के ऊपर आपको सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।